हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं मस्त होंगे। आपकी पढ़ाई भी एकदम मस्त चल रही होगी। हर रोज की तरह हम आपके लिए फिर से शानदार और इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के टॉपिक लाए हैं जो हर एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं बढ़त हासिल कराएंगे। यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, स्टील पीसीएस, एसएससी, यूपीएससी और रेलवे तक के लिए ये क्या रहेंगे, बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलते हैं बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। कह रहा हाल ही में महात्मा ज्योतिबा राव फुले की जयंती मनाई गई। उनके द्वारा महिलाओं और निचली जातियों के उत्थान के लिए सत्यशोधक समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो पहला क्वेश्चन यहीं से हमारे समझ में आता है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की। तो महात्मा ज्योतिबा राव फुले ने की थी। किस वर्ष की थी तो आप लोग याद रखना, कह रहा 1873 में क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। ये लोग आप याद रख लेना। कह रहा महात्मा ज्योतिबा राव फुले ने 1873 में ब्राह्मणवादी वर्चस्व को चुनौती देने और शोषित वर्गों को न्याय दिलाने के लिए सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। ये भी पता चल गई ये किस विषय से संबंधित है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो पहला स्कूल जो खोला गया था महिलाओं के लिए वो 1848 में खोला गया था। और किसके द्वारा, कह रहा उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर पुणे में लड़कियों को भारत का पहला स्कूल महिलाओं के लिए खोला गया था। 1848 डेट आप क्या रखना, याद रखना। इनकी कुछ प्रसिद्ध पुस्तक की बात करूं तो गुलामगिरी जो 1873 में क्या की गई थी, लिखी गई थी। पूछ लेता है किसकी पुस्तक है। नेक्स्ट है, इसरो ने हाल ही में गगनयान मिशन के लिए दूसरा इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट सफलतापूर्वक पूरा किया है। इस मिशन के तहत अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की कितनी ऊंचाई वाली कक्षा में भेजा जाएगा। कितनी ऊंचाई वाली में आप ये देख रहे होंगे, यही है इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट सफलता। कह रहा 200 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 600 किलोमीटर या 800 किलोमीटर। तो लो अर्थ ऑर्बिट में किसमें, LEO लो अर्थ ऑर्बिट की जो ऊंचाई होती है वो 400 किलोमीटर के करीब होती है। इसके बारे में बेसिक सी जानकारी कह रहा गगनयान मिशन के तहत भेजेंगे। 3 यात्रियों के दल को 3 दिनों के लिए भेजेंगे। ध्यान रखना अर्थ ऑर्बिट में, लो अर्थ ऑर्बिट में, ठीक है ना। किससे भेजा जाएगा तो HLVM-3 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया जाएगा। अर्थ से 400 किलोमीटर दूर पर ये LEO लो अर्थ ऑर्बिट कक्षा पड़ती है, ठीक है ना। कह रहा इस मिशन की सफलता के साथ ही भारत स्वतंत्र रूप से मानव अंतरिक्ष उड़ान की क्षमता हासिल करने वाला दुनिया का कौन से नंबर का देश बन जाएगा, चौथे नंबर का। अब क्वेश्चन आपके लिए है, पहले पे कौन है मैं बता देता हूं, USA है। और दूसरा और तीसरा आपको बताना है, दूसरा और तीसरा देश कौन है। चौथे पे मैं खुद बता देता हूं, इंडिया है, ठीक है। ये आप कमेंट में मुझे बताओगे मानव अंतरिक्ष पर पहुंचाने वाला दूसरा और तीसरा देश कौन है, कमेंट में मैं चेक करूंगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय सेना ने अभ्यास साइक्लोन, ये कौन सा अभ्यास आ गया, साइक्लोन, ठीक है ना, चौथा संस्करण है, चौथे संस्करण में भाग लिया। यह विशेष बल अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है। सऊदी अरब, ओमान, मिस्र और संयुक्त अरब अमीरात के साथ। तो आप लोग याद रखना ये मिस्र के साथ किया जा रहा है। और मिस्र को और क्या कहते हैं, इजिप्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, इजिप्ट कहते हैं। आपको इसकी राजधानी बतानी है। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। राजधानी आपके आने वाले यूपी पुलिस कांस्टेबल, UPSI इन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। रेलवे, लेखपाल वगैरह में कई बार राजधानियों को मार देता है, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट में बात करूं तो मिस्र कहां पड़ेगा, ये मैंने बताया ही था आपको। ये लाल सागर है, ये अदन की खाड़ी है, ये फारस की खाड़ी है, ऊपर ईरान है, यहाँ ओमान है, ये UAE है, ठीक है ना। यहाँ यमन है, ध्यान रखना। तो आप लोग यमन की राजधानी बताओगे। यमन की राजधानी क्या है। सऊदी अरब की राजधानी क्या है ये बताओगे आप लोग कमेंट में, ठीक है ना। सऊदी अरब की राजधानी क्या है। और यही बब अल मंडेब क्या पड़ती है, जल संधि पड़ती है। यहां हॉर्मुज जल संधि पड़ती है, जहां अभी विवाद है इसको लेकर के। तो ये मिस्र पड़ता है, ये सूडान है, साउथ सूडान और नॉर्थ सूडान, ठीक है ना। ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका के देश हैं जिसमें सोमालिया, इथोपिया, ठीक है ना, इरिट्रिया और जिबूटी ये कंट्री पड़ते हैं। केन्या ये यहाँ UNDP का क्या है, UNDP नहीं, UNEP का क्या है भैया, हेडक्वार्टर है केन्या। ये विक्टोरिया झील है, ध्यान रखना कौन सी झील, विक्टोरिया झील। इसी के पास से नील नदी निकल रही है जो कहां गिर रही है, मिस्र में गिर। दुनिया की सबसे लंबी नदी है। आप इसकी
क्या बताओगे? लंबाई बताओगे, कितने किलोमीटर लंबी है ये झील, आप लोग इसके बारे में मुझे मुझे बताओगे, ठीक है ना। तो ये सब आपको जानना जरूरी है, ये किस में रहता है? चर्चा में रहता है, ठीक है ना। कह रहा एक्सरसाइज साइक्लोन फॉर भारत और मिस्र के बीच के बलों के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है 2026 का संस्करण मिस्र के असंस में आयोजित किया जा रहा है, ठीक है ना। कह रहा रेगिस्तानी इलाकों में आतंकवाद विरोधी अभियानों, दोनों देशों की सेनाओं के बीच तालमेल। अब मैं अगर रेगिस्तान की बात करूं तो ये दक्षिणी अफ्रीका जो है, इसके उत्तर में जो पड़ता है वो सहारा मरुस्थल पड़ता है। कौन सा? सहारा। दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल पूछे तो सहारा मरुस्थल का नाम आता है, ठीक है ना। ये आप लोग क्या रखना, याद रखना, बेसिक सी बातें। इसके आगे नेक्स्ट चलते हैं। भारत की रणनीतिक खनिज सुरक्षा को मजबूती करने के लिए हाल ही में खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड काबिल को किस देश ने 5 लिथियम ब्लॉकों के अन्वेषण की मंजूरी मिली है? चिली, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना या कनाडा? ये भी मैं पहले से आपको करा चुका हूं, तो ये अर्जेंटीना है। और आप लोगों को चिली की राजधानी बतानी है और अर्जेंटीना की राजधानी आपको बतानी है, ठीक है ना। इसके साथ ही अगर मैं बेसिक बात करूं काबिल के बारे में, कह रहा है काबिल को अर्जेंटीना के, या इसको याद रखना कौन सा प्रांत है? कैंटामार्का प्रांत में 5 लिथियम ब्लॉकों में खुदाई और अन्वेषण करने के लिए वहां की सरकार ने पर्यावरणीय मंजूरी दे दी है, ठीक है ना। किसके लिए? लिथियम के लिए। लिथियम किस में काम आती है? इलेक्ट्रिक व्हीकल में इसकी आज बहुत ज्यादा डिमांड है, ये ध्यान रखना। भारत में नाल्को, एससीएल, एमईसीएल ये सब क्या करते हैं? इसको लेकर के काम करते हैं। कह रहा 3 सरकारी कंपनियों का एक संयुक्त उद्यम है। कौन कौन शामिल है? नाल्को, एससीएल और एमईसीएल, ठीक है ना। कह रहा है लिथियम और कोबाल्ट जैसे महत्वपूर्ण खनिजों की क्या करते हैं? ये आपूर्ति करते हैं। और ये आज के दौर में जहां इलेक्ट्रिक व्हीकल का माहौल चल रहा है, उस दौर में भाई इन मिनरल्स की क्या है? बहुत ज्यादा डिमांड है, ठीक है ना। इसी के साथ अगर नेक्स्ट में क्वेश्चन की बात करूं तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, हाल ही में चर्चा में रहा। कह रहा एनएचआरसी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कह रहा ये एक संवैधानिक संस्था है, इसकी स्थापना 1993 में हुई थी, यह केवल राज्य सरकारों को निर्देश देता है। कह रहा इसके अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है। आप लोगों क्या करो, फटाफट से इसका आंसर बताइए। तो इसका जो आंसर होगा भैया वो बी हो जाएगा। इसकी स्थापना 1993 में की गई थी, ध्यान रखना। एनएचआरसी की जो स्थापना है वो मानव संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत की गई थी, ठीक है ना। तो ये एक्ट के तहत की गई है, इसीलिए ये जो यहां दे रखा है ये एक संवैधानिक संस्था है, वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। केवल राज्य सरकारों को निर्देश देता है ऐसा नहीं है, ये पूरे देश को और विश्व को निर्देश देता है। कह रहा है क्योंकि एक विश्व ह्यूमन राइट कमीशन भी तो है, ये देशों का है तो पूरे देश को दे। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं, तो ऐसा भी नहीं है। ये संवैधानिक नहीं है, ये वैधानिक है, ध्यान रखना। स्टैच्यूटरी बॉडी है, कानून के तहत बनी थी। कह रहा हाल ही में एनएचआरसी ने एक्स्ट्रा मटेरियल डेटिंग ऐप, कौन सा? एक्स्ट्रा मटेरियल डेटिंग ऐप पर यूजर सेफ्टी को लेकर के आईटी मंत्रालय को क्या दिया है? नोटिस जारी किया है। यह मानवाधिकार के हनन की स्वयं संज्ञान सुमोटो को लेकर के जांच कर सकता है, ध्यान रखना। 12 अक्टूबर 1993 को इसकी क्या की गई थी? एनएचआरसी की भारत में स्थापना की गई थी। तो ये ऑप्शन बी जो है इसका एकदम से क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट, हाल ही में एक बस दुर्घटना के कारण कैनारी द्वीप समूह, ठीक है ना, समाचार पत्र में रहा। यह द्वीप समूह भौगोलिक रूप से अफ्रीका के पास है, लेकिन राजनीतिक रूप से यह द्वीप किस देश का हिस्सा है? मोरक्को, फ्रांस, पुर्तगाल या स्पेन का? तो ये किसका है? स्पेन का हिस्सा है। आप मुझे ये बताओगे मोरक्को और स्पेन के बीच में कौन सी जल संधि पड़ती है? देखो ये मोरक्को है, ध्यान रखना, ये अफ्रीका है, ये मोरक्को है और ये ऊपर स्पेन है। इनके बीच में जो जल संधि है उसका नाम है जिब्राल्टर जल संधि। कौन सी है बेटा? जिब्राल्टर जल संधि। कौन सी है? जिब्राल्टर जल संधि है, ठीक है। देख सेकंड बच्चों, तो ये बेसिक सी जानकारी आप लोगों को पता होनी चाहिए। आपके लिए काम ये है कि आप पुर्तगाल की राजधानी बताओगे, आप लोग स्पेन की राजधानी बताओगे और आप लोग फ्रांस की राजधानी भी बताओगे। तीनों की राजधानी में कमेंट में देखूंगा। राजधानी तो आपको ऐसे ही रट जाएंगी,
जो राजधानी का क्वेश्चन आता है तो वो गलत ही नहीं होना चाहिए। ये तो नंबर आप ठोस मान लो। करंट की क्लास से क्या करा दूंगा, तैयार करा दूंगा, साथ ही साथ यहाँ की स्टैटिक जानकारी भी आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। तो ये पता चली जिब्राल्टर जल संधि किन दो सागरों के बीच पड़ती है, तो देखो भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर। कैनारी द्वीप देखो यहाँ है, मोरक्को के पश्चिम में पड़ेगा, ठीक है ना, और अफ्रीका कॉन्टिनेंटल के उत्तर पश्चिम में पड़ेगा, ये भी आप लोग ध्यान रखना, ठीक है ना। इसी के साथ नेक्स्ट कह रहा है कैनारी द्वीप समूह उत्तरी अटलांटिक महासागर में उत्तर पश्चिमी अफ्रीका के तट पर स्थित है। भौगोलिक रूप से ये अफ्रीका का हिस्सा है, लेकिन राजनीतिक रूप से स्पेन का इस पे क्या है, कब्जा है। देखो ये दिख रहा है कैनारी द्वीप, ये है कब्जा किसका है, स्पेन का। यही स्पेन पड़ता है और ये पुर्तगाल है, ध्यान रखना। लेकिन कब्जा किसका है, स्पेन। ऊपर क्या भैया, तो फ्रांस है ऊपर, ध्यान रखना। फ्रांस और स्पेन के बीच क्या है, आप लोग बताओगे इसके बीच कौन सा पर्वत श्रृंखला है, ठीक है ना। आपके लिए ये क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है ये एक स्वायत्त क्षेत्र है यूरोप का। कह रहा है इस द्वीप समूह का निर्माण ज्वालामुखी विस्फोटक से हुआ था। और टेनेरिफ, कौन सा, टेनेरिफ यहाँ का सबसे बड़ा द्वीप है। कौन सा, टेनेरिफ यहाँ का सबसे बड़ा क्या है, द्वीप है। नेक्स्ट है हाल ही में एक शोध के अनुसार लाइकेन, कौन बेटा, लाइकेन की कमी के कारण कैरियबू आबादी खतरे में है। कैरियबी किस जानवर की एक प्रजाति है, बहुत इंपोर्टेंट है। देखो ये क्वेश्चन है ना, यही पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। कह रहा भालू, हिरण, जंगली कुत्ता या जंगली भैंसा, तो ये किसकी आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हिरण की प्रजाति है। क्यों चर्चा में, क्या है, कह रहा है कैरियबी, इसे रेंडियर भी कहते हैं, हिरण परिवार की एक प्रजाति है। यह मुख्य रूप से आर्कटिक, टुंड्रा और बोरियल क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है ना। ये लाइकेन इस तरीके से आप देख रहे हैं, तो इसको लेकर के ये चर्चा में। कह रहा IUCN में ये जो है वो अति संवेदनशील, मतलब वल्नरेबल में है, कभी भी ये खतरे में आ सकता है। कह रहा है कैरियबल उन गिने चुने जानवरों में से एक है जो लाइकेन खा और पचा सकते हैं। तो बहुत ही पर्यावरण को लेकर के बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है, आप लोग याद रखना। नेक्स्ट कह रहा हाल ही में ऑक्सफेम द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर 0.1% लोगों की कर मुक्त अपतटीय संपत्ति दुनिया की कितनी सबसे गरीब आबादी का कुल संपत्ति से भी अधिक है। कर मुक्त संपत्ति की पूछ रहा है, तो कह रहा है 20%, 30%, 40% या 50%। तो इसका आंसर हो जाएगा 50%। क्या आंसर हो जाएगा, 50%। ये आप लोग क्या रखना, याद रखना, ठीक है ना। इसी के साथ अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, ऑक्सफेम के अनुसार कह रहा सबसे अमीर 0.1% है, केवल देख लो गरीबों के 50% के बराबर संपत्ति। आबादी द्वारा टैक्स हेवन में छिपी गई संपत्ति दुनिया के सबसे गरीब आधे हिस्से यानी लगभग 4.1 बिलियन लोगों की कुल संपत्ति से अधिक है। ये क्या कहना चाह रहा है, अमीर लोग 0.1% अमीर लोगों की ऐसी संपत्ति जो टैक्स के दायरे से दूर है, इसे टैक्स हेवन संपत्ति कहते हैं, मतलब काले धन के रूप में उनके पास है, वो गरीबों की 50% संपत्ति के बराबर है। अगर इस संपत्ति को दुनिया के सामने ले आए तो 50% गरीबों की आबादी क्या हो जाएगी, अमीर हो जाएगी, ठीक है। कह रहा 50% 4.1 मिलियन लोगों के बराबर है। कह रहा 2024 में टैक्स हेवन में 3.55 ट्रिलियन डॉलर जमा किए गए। रिपोर्ट में टैक्स हेवन को खत्म करने के लिए ग्लोबल एसेट रजिस्टर बनाने की वकालत की गई थी, ठीक है ना, कि भाई इसे खत्म करना चाहिए, ये ठीक नहीं होता, ठीक है ना। नेक्स्ट आपके सामने 21 अप्रैल 2026 को मनाए जाने वाले 18वें सिविल सेवा दिवस की थीम क्या रखी गई है, ठीक है ना। 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है, तो इसकी थीम है विकसित भारत, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट एट द लास्ट माइल, ठीक है ना। ये इसकी क्या है थीम, आप लोग याद कर लेना। देखो ये आंसर में यहाँ पूर्ण रूप से दी गई है, ठीक है, तो आंसर बी हो जाएगा इसका। कह रहा है देश भर में 21 अप्रैल को 18वां सिविल सेवा दिवस मनाया जा रहा है। कह रहा है इस वर्ष विज्ञान भवन नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्ण मुख्य अतिथि होंगे, ठीक है ना। ये आपको देख रहे होंगे, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया, इनके कह रहा 1947 में इसी दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सिविल सेवकों को भारत का स्टील फ्रेम कहा था, तो ये इस उपलक्ष्य में मनाया जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है हाल ही में 20 अप्रैल को भारत ने किस देश के साथ 4 महत्वपूर्ण MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए और 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार $50 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा था। जापान, जर्मनी, दक्षिण कोरिया या फ्रांस। तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया के साथ हमने ये एग्रीमेंट MOU साइन किया है, ठीक है ना। कह रहा PM मोदी और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति, जिनका नाम याद रखना चर्चा में है, लीजे मायुंग, कहां के राष्ट्रपति, दक्षिण कोरिया के बीच नई दिल्ली में वार्ता हुई है। दोनों देशों ने इंडिया कोरिया डिजिटल ब्रिज लॉन्च, पूछ लेगा इंडिया कोरिया डिजिटल ब्रिज किस किस के बीच है, तो भारत और दक्षिण कोरिया के बीच है। 4 क्षेत्रों में समझौते किए हैं।
दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल, और यहाँ की मुद्रा है वॉन। तो ये मुद्रा और राजधानी तो आप दिमाग में, जो भी कंट्री चर्चा में है वो आप दिमाग में भर लिया करिए, ठीक है ना। और यहीं से आपको कितने बिलियन, तो बेटा $50 बिलियन, ठीक है ना, ये भी आप लोग याद रखना। कह रहा है सिपरी रिपोर्ट 2026 के अनुसार, सिपरी हथियारों के आयात निर्यात पर रिपोर्ट निकालती है। वैश्विक हथियारों के आयात के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला है, दूसरा है, तीसरा है या चौथा? तो हथियार खरीदने में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है, ये ध्यान रखना। सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेन 9.2% के साथ दुनिया में सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है, जबकि भारत 8.2 के साथ दूसरा सबसे बड़ा, और पाकिस्तान कौन से स्थान पे है इसमें? 5वें स्थान पे। तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। इसके साथ नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक कौन है? तो यूएसए। ग्लोबल फाइबर पावर इंडेक्स में भारत जो है ना वो चौथे स्थान पर है, ध्यान रखना। तो ये 9.2 के साथ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार, और पहले पर ये भारत है और ये यूक्रेन है, ध्यान रखना। और ये पाकिस्तान तो 5वें स्थान पर है, ये ध्यान रखना, ठीक है। भारत का पहला सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब टाटा समूह द्वारा कहां स्थापित किया जा रहा है? कौन सा? सेमीकंडक्टर हब, ठीक है। सारद गुजरात, अमरावती आंध्र प्रदेश, धौलेरा गुजरात या बेंगलुरु कर्नाटक? तो इसका आंसर हो जाएगा धौलेरा गुजरात में ये क्या किया जा रहा है? विकसित किया जा रहा है। इस बात को आप लोग क्या रख देना, याद कर लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपसे, कह रहा टाटा समूह धौलेरा के सेज में, तो सेज मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन, यहाँ टैक्स फ्री सुविधाएं मिल जाती हैं। सेज में भारत की पहली चिप फैब्रिकेशन यूनिट स्थापित की जा रही है। इसके लिए 9,100 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दी गई है। गुजरात सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। ये भी कई बार पूछ ले, तो ये आप देख रहे हैं गुजरात, और ये गुजरात यहाँ काठियावाड़ तट, गुजरात से सूरत तक क्या है? काठियावाड़ तट। और यहाँ से गोवा तक कौन सा है? कोंकण तट। और गोवा से मैंगलोर तक कौन सा है? कनारी तट। और यहाँ से कन्याकुमारी तक ये कौन सा तट है? ये तो ये मालाबार तट है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये पश्चिमी तट है, आप लोग ध्यान रखना। कितने करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया? 9100 करोड़ का, ये बात भी आप याद रखना। कह रहा हाल ही में इसरो द्वारा जारी ISRO 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत ने मलबे से मुक्त अंतरिक्ष का लक्ष्य किस वर्ष रखा है? कि भाई हम जो है डेब्रिज जो है फ्री स्पेस कर देंगे उसे। तो भैया भारत ने जो रखा है, इसरो ने, वो 2030 तक रखा है कि हम लोग क्या कर देंगे, 2030 तक मलबे को साफ कर देंगे, जो भारत ने किया है। इसरो के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर बी नारायण ने स्मूपस 2026 सम्मेलन में यह रिपोर्ट जारी की। इसका उद्देश्य है अंतरिक्ष में मलबे को कम करना। कह रहा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा आपको? तो आप लोग बताओगे बेंगलुरु में इसका क्या मिलेगा? हेडक्वार्टर। तो ये साफ करने का टारगेट क्या रखा है? तो ये भैया इसरो ने 2030 रखा है, आप दिमाग में भर लेना। नेक्स्ट कह रहा है हाल ही में राज्यसभा के उपसभापति डिप्टी चेयरपर्सन के रूप में लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए किसे चुना गया है? जेपी नड्डा, मल्लिकार्जुन खड़गे, हरवंश राय बच्चन या जगदीप धनखड़? तो ध्यान रखना, ये तो पहले उपराष्ट्रपति थे, पूर्व उपराष्ट्रपति, ये कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। जेपी नड्डा इस समय बीजेपी कैबिनेट में मंत्री हैं। तो कौन है? हरवंश नारायण सिंह को चुना गया है, ठीक है ना। कह रहा उनके तीसरे कार्यकाल के लिए राज्यसभा उपसभापति चुना गया। प्रस्ताव जेपी नड्डा द्वारा पेश किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 80 आर्टिकल 80 के तहत राज्यसभा का एक स्थायी सदन होता है और भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, लेकिन उपसभापति चुना गया। ये लोग, ये बात आप लोग क्या करना, याद रखना, ठीक है ना। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, लोकसभा किस आर्टिकल में है, किस अनुच्छेद में है संविधान के में? राज्यसभा संविधान के किस अनुच्छेद में है? उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद में है? ध्यान रखना, उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में है? और लोकसभा स्पीकर अभी चर्चा में रहे थे, लोकसभा स्पीकर ये किस में है? लोकसभा स्पीकर किस आर्टिकल में है? आप लोग याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा नैरोबी में आयोजित फीफा सीरीज 2026 फुटबॉल टूर्नामेंट में भारतीय महिला टीम ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है? केन्या, युगांडा, मलावी या सेनेगल? तो किसको हराया? याद रखना, मलावी को हराया है। भारत महिला फुटबॉल टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ब्रॉन्ज मेडल मैच में मलावी को हराकर 3-2 के स्कोर से हरा दिया। यह सीरीज कहां पे हुई है? तो नैरोबी केन्या में हुई है, ठीक है ना। नैरोबी में ही क्या है? UNEP का हेडक्वार्टर, याद रख लेना। कह रहा फीफा की स्थापना कब हुई थी? 1904 में। मुख्यालय कहां है? ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में। तो ये पॉइंट भी 3-2 से भारत ने क्या किया? मलावी को
मलावी को हराया है। ठीक है, तो ये क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताया करिए, लाइक जरूर किया करिए सही बच्चे, और नए नए अपने दोस्तों पर क्या किया करिए, शेयर किया करिए, क्योंकि ये हर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। नमस्कार, जय हिंद बच्चों।